सो गाइज वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आपको हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। टीचिंग फील्ड के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, या आप टीचिंग फील्ड से किसी भी तरह से रिलेटेड हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है CCA कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, जो बेसिकली हर जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। सारी पॉलिसीज़ को इंक्लूड, क्योंकि सारी पॉलिसीज़ ने इसको सपोर्ट किया। तो बेसिकली अगर सारी पॉलिसी ने इसको सपोर्ट किया तो कहीं ना कहीं उन पॉलिसी का और CCA का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के CCA को पढ़ते पढ़ते 3-4 पॉलिसी भी क्लियर कर लेंगे। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो पहले हम बढ़ लेते हैं इसमें ही। जो हमारा CCA को सपोर्ट किया था कोठारी कमीशन 1966। It has been stated that interest assessment or evaluation conducted by a school is an greater significant to should be given increased importance. It should be comprehensive, evaluating all those aspects of the student's growth and development are measured by an external examination, and also those personality traits। इन्होंने जो कोठारी कमीशन उन्होंने कहा था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किसी इंडिविजुअल की, वो उसके डेवलपमेंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और इन्होंने जो भी एस्पेक्ट थे जो एक बच्चा परफॉर्म करता है उसको इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली मेज़र करने के लिए उस पर फोकस किया, और ये भी कहा कि जितने भी चेंजेस होते हैं बच्चे को, उसके डेवलपमेंटल चेंज होती है और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं वो। ठीक है, बेसिकली कोठारी कमीशन ने इसको बढ़ावा दिया। जो CCA है हमारा, उन्होंने इसमें क्या बात कही कि हमें एक कंप्रिहेंसिव वे में बच्चों का एवेल्यूशन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने जो कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन ने इनको हेल्प किया। ठीक है, और अब बैकग्राउंड, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जो हमारा NPE था, NPE ने भी जो बोला है कि इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन should be incorporate both scholastic and non-scholastic aspect of valuation spread over the total span of instructional time। जो हमारा NPE था, NPE ने कहा कि अगर सपोज आपका स्कूल है ये, ठीक है, सपोज आपका स्कूल ये है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, बच्चों को एक आपको स्कॉलिस्टिक मतलब एकेडमिकली आपको उसका परफॉर्म नहीं देखना, उसका आपका स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक जो आपके परफॉर्मेंस है उसको जज करना है बच्चों को ओवर द इंस्ट्रक्शनल टाइम। कि आप जितना भी टाइम बच्चा स्कूल में रहेगा उसका एक ओवरऑल कैसे उसका एक बेसिकली तुम्हें उसको पूरा जायजा लेना है, क्या वो चल रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है, कैसे उसका एटीट्यूड है, क्या उसका अचीवमेंट है, किस फील्ड में अच्छा है। बेसिकली इसमें आपको सारी चीज़ें मेजर करनी होंगी। ठीक है, अब देखो पहले किसने सपोर्ट किया इसको, कोठारी कमीशन ने। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, 1986। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब कौन कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो हमारा NCF 2005 था। इसने क्या बोला, जो CCA था, CCA को इसने बोला भाई देख तू इम्प्लीमेंट हो रहा हो, तो इसने बोला कि इट्स पोजीशन पेपर ऑन एग्ज़ाम एजुकेशन 2005 NCERT सेज, जो NCF था हमारा, उसने कहा रिड्यूस स्ट्रेस ऑन चाइल्ड। बच्चों पे जो स्ट्रेस है आजकल बुक का, ठीक है, उनकी पढ़ाई को लेकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए रिटर्न वर्क दे देते, फाइल मतलब उनको बहुत सारे ढेर सारा काम दे देते, जिससे जो बच्चा नहीं कर पाता। तो NCF ने बोला देखो तुम CC जा रहे हो, लेकिन आपको एक काम ध्यान में रखना होगा कि बच्चों पे बर्डन ना है किसी चीज़ का। ठीक है, एंड मेक एवेल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा इवेल्यूएशन तुम बनाओगे वहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, आप हर चीज़ को जज करोगे उसमें। ठीक है, और इसमें होगा रेगुलर होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तभी इसका नाम क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन है, कि तुम कंटिन्यूस बेसिस पे बच्चों को चेक करोगे, उनको बेसिकली उनका असेसमेंट करोगे हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करोगे। मतलब आपको ये नहीं कि आपने पेन पेपर पेज टेस्ट लिया और उस पर आपने इवेल्यूएट करके बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने का वो ले लिया। आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करना है कि बच्चे का एटीट्यूड क्या था, बच्चे की इंटरेस्ट है ना, उसकी सारी स्पिरिट उसको जाननी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड स्पेस। जो हमारे टीचर है, प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग। मतलब टीचर्स भी एक, या तो ऐसा होता है कि बेसिकली स्कूल में होता क्या है कि उसमें बहुत सारे एक स्टाफ बैठता है, तो एक टीचर को उसका एक
पर्सनल स्पेस जो होता है ना, प्राइवेट स्पेस वो नहीं मिल पाता। कि जैसे टीचर खुद एक इनोवेटिव आइडिया खुद को जनरेट करना चाहता है, उसको ना पॉलिसीज में फंसा लिया जाता है, उसमें काम दे दिया जाता है, जैसे कि आपको ये रजिस्टर फिल करना है, वो फिल करना है, वो फिल, बच्चे वो टीचर का ना माइंड उसमें डायरेक्ट रहता है टाइम। तो टीचर जो क्रिएटिव वे में नहीं पढ़ा पाता। तो बेसिकली इसमें कहा है कि जो टीचर्स है उनको उनका एक स्पेस मिलना चाहिए जिसमें वो एक बच्चे को क्रिएटिव टीचिंग करा सके। मतलब यहाँ पे टीचर की फ्रीडम की बात हुई बेसिकली। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडेड टूल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन। इन्होंने कहा कि जो हमें एक ऐसा टूल भी प्रोवाइड करना है जिससे हम एक पहले तो बच्चों की या जो भी लर्नर्स हैं उनकी जो उनकी कमी है या उनमें जो भी लैकिंग चल रही है उसको डायग्नोस करें, फिर उसको रेमेडियल भी हमें उसको देने की सुविधा उसमें। नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूस लर्नर विद ग्रेटर स्किल। जो हमारे लर्नर है उनको एक बेसिकली स्किलफुल मैन बनाना है हमें, ठीक है, स्किलफुल हमें उनको एक सिटीजन बनाना है, ठीक है। कि हम ये नहीं कि हमने स्कूल में उसको बेसिकली 10-15 साल तक स्कूल में रख दिया और वो जैसा डाला था वैसे का आउटपुट वैसे निकला। इनपुट हम एक मिट्टी डाल दें, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, शेप बर्तन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE 2009। ऑन 27 अगस्त 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट अ न्यू एक्ट राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज। हमने अभी पिछली वीडियो में पूरा RTE पढ़ा है, ठीक है। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 27 अगस्त 2009 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उन्होंने एक एक्ट पारित किया था। ये था कि 6 से 14 साल में जो एज ग्रुप में जितने बच्चे आएंगे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो एडेड स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, ठीक है। इसमें क्या था, दिस लॉ कम इन फोर्स, पूरे इंडिया में ये जो नियम था पारित लागू हो गया था कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। कश्मीर में ये 2010 में अप्लाई हुआ था, 2000 इम्प्लीमेंट हुआ था, क्योंकि कश्मीर का जो एक अलग ही इन्वायरमेंट रहता है, पूरे इंडिया का अलग रहता है, कश्मीर का अलग इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक वे में, ये नहीं कि वहाँ का मतलब है तो इंडिया का हिस्सा, लेकिन वहाँ का एक अलग ही रूल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट स्टूडेंट अप टू स्टैंडर्ड 8 शुड नॉट बी, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट था, इन्होंने बेसिकली फोकस किया था कि बच्चा स्कूल में आए उसको किसी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना हो। तो इन्होंने ये भी कहा था कि 8th क्लास तक कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर बच्चा स्कूल आना चाह रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम कीजिए, ठीक है, बिना किसी आपको एंट्रेंस टेस्ट लिए उसको स्कूल में दाखिल करना है। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम द ईयर 2010 to 11 द स्कीम ऑफ कंटिन्यूस एंड comprehensive evaluation to be implemented from 1st to 8th। इन्होंने कहा है कि जो हमारा 2010 से 2011 में जो स्कीम थी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, ये 1st to 8th तक इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। नेक्स्ट पढ़ लेते हम, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है क्या। बेसिकली ये है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE रेफर टू सिस्टम स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है जिसमें बच्चों की पर्सनैलिटी एक ओवरऑल उसका एक उसमें असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, हर चीज़ की जांच की जाती है, ठीक है। इट इज़ अ करिकुलर इन्वेंटेड इज अटेम्प्टिंग द शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम मेयर टेस्टिंग टू होलिस्टिक लर्निंग। जो हमारा CCE था, इसमें इन्होंने क्या कहा, CCE में एक आपको स्कॉलिस्टिक अप्रोच नहीं देखना, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि आप बच्चे ने कितना पढ़ाई कर ली, उसमें आपको ओवरऑल उसकी जो देखना है कि बच्चे ने किस काम में उसका परफेक्शन अच्छा है, कौन सी स्किल उसकी अच्छी है। तो बेसिकली आपको उसमें बच्चों को होलिस्टिकली देखना, एक पूर्ण रूप में देखना। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है, जो हमारा CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इन दोनों टर्म का कुछ ना कुछ तो अलग मीनिंग होगा ना, तो हम इनके अलग अलग मीनिंग को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे कंटिन्यूस का, continuous means that evaluation is identified aspects of students growth and development is a continuous process rather than an event. It built into a total teaching learning process and spread over the entire academic session।
इन्होंने कहा कि कंटिन्यूस का जो हमारा मीनिंग है इसमें ये है कि जो बच्चे का जो एक हम असेसमेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन होता रहे, ठीक है। इसमें बच्चों की मतलब ये नहीं कि आपने एक महीना उसका असेसमेंट किया, एवेल्यूशन किया, 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर अगर आपको डायरी मिल गई फिर आपने उसमें असेसमेंट का रिकॉर्ड चालू कर दिया, ऐसे नहीं। इसमें आपको कंटिन्यूसली मतलब एक पूरा सेशन ऐसे चल रहा है, सपोज ये क्लास में बच्चा ऐसे जा रहा है ऐसे, तो आपको टिल स्टार्टिंग टू एंड तक लेना, ठीक है। और जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है, यहाँ पे मीनिंग क्या है कॉम्प्रिहेंसिव का? कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है द मीन ऑफ स्कीम अटेम्प्ट टू कवर बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो एक स्कूल का जो एस्पेक्ट है वो भी मेजर करना है, और जो उनकी लाइफ से जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसको भी हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें कंटिन्यूसली जो हमारा एवेल्युएशन है वो कंटिन्यूस में भी चलेगा, और एक मतलब एक चौड़ी टर्म मतलब एक पूर्णतः कि आपने हर चीज़ को मेजर करना है, बच्चों की हर चीज़ को मेजर करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में सतत एंड व्यापक। व्यापक मतलब कि आपको एक बहुत ही बड़ी मतलब उसको अलग अलग दिशाओं में देखना है, ठीक है। हमारे जो सी सी एक हमारी पॉलिसी है, ये इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ तो इसे अचीव करना होगा। जो कोर ऑब्जेक्टिव है हमारा, कंटिन्यूटी इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ बोर्ड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियर आउटकम, ठीक है। जो हमारा कंटिन्यूटी इन इवेल्युएशन है कि बच्चों का जो इवेल्युएशन है वो कंटिन्यूस वे में होता रहे, और उसके बिहेवियरल आउटकम जितने भी है वो हमारे सामने आते रहे। इट हेल्प टू डेवलप स्किल्स। जो हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा उसमें क्या होगा कि आप बच्चों को जज कर रहे हो टाइम बाय टाइम पे, तो उसमें क्या होगा, आप उसकी जो जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसका रिकॉर्ड ले रहे हो, तो आप बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस को इसमें समझ पाओगे। उसके कोग्निटिव एंड साइकोमोटर जितने भी एंड अफेक्टिव डोमेन है उनमें अच्छी खासी आप नज़र रख पाओगे, ठीक है। कौन सा बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें कमी है, क्या उसमें फ़ायदा है। ले टू ले एम्फेसिस ऑफ थ्रू प्रोसेस एंड डी एम्फोसाइज मेमोराइजेशन। इसमें क्या होगा कि आप बच्चों के एक उसके स्किल को अहमियत दे रहे हो, तो उसमें आप जो एम्फोसिस जो मेमोराइजेशन का प्रोसेस है कि आप उसमें ओपन एंडेड बेसिकली अगर आप टेस्ट भी लेते हो तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हो। ये नहीं कि आपने जो उसमें बेसिकली बच्चों को कॉन्सेप्ट रटवाया, रटाई चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बच्चों के ओन आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड है हमारा टू मेक इवेल्युएशन इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो इवेल्युएशन है बच्चों के जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर हम इवेल्युएट करते हैं उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह देनी है, ठीक है। उसको बहुत ही अगर हमने कुछ सिखाया उसमें बच्चों को इवेल्युएट करना है कि कितना बच्चे से आया कितना नहीं आया, उसमें सारी चीज़ें हमें मेजर करनी है। नेक्स्ट है हमारा टू यूज़ इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। जितना भी जो हमारा इवेल्युएशन होगा वो बच्चों की इम्प्रूवमेंट को लेकर, बच्चों की मतलब उसमें क्या होगा कि बच्चे को देखना है कि उसमें फ़ायदा क्या है, बच्चों कितना अच्छा सीख पाएगा उसमें, उस कितना अच्छा अचीव कर पाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों का इवेल्युएशन करना है। नेक्स्ट हमारा टू गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोस्टिक फॉलोड बाय रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। जो हमारी जो टू गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी बेसिकली, अब आप क्या करोगे इसमें, अगर सपोज आपने क्या किया, बच्चे को आपने डायग्नोस कर लिया, ठीक है, आपने अलग अलग टूल को अलग अलग एक पैरामीटर को अपना के बच्चों को आपने डायग्नोस किया होगा। अब डायग्नोस तो कर लिया मतलब आपने बीमारी का पता तो चला लिया, अब उसके लिए आपको नई नई जो आपकी टीचिंग मेथड है, ठीक है, आपकी क्या है टीचिंग लर्निंग स्टाइल से आप उसको लगा के या बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देके, तो उसमें क्या करोगे आप बच्चे उस जो आपने डायग्नोस्ट किया उसको रेमेडी दोगे ना, उसको सुधारोगे। तो यही बात इसमें की है। नेक्स्ट हमारा टू मेक ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। इसमें क्या आपको लर्नर सेंटर्ड एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है क्लासरूम का कि लर्न जितना मतलब आपको ये नहीं कि आपको लर्नर को सेंटर में रखना है, ठीक है, लर्नर सेंटर में रहेगा, और जो जितने भी टीचर्स हैं वो सारे पेरीफेरी पे मतलब फैसिलिटेटर की तरह एक बिहेव करेंगे, ठीक है। जो लर्नर चाहता है, जिस चीज़ को करना चाहता है, जिस चीज़ में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें उसका ज़्यादा मज़ा आता है, वो टीचर कराने की कोशिश करेंगे। टीचर बच्चों को अपनी तरह नहीं चलाएंगे।
टीचर चलेंगे बच्चों की तरफ से, ठीक है। जो बच्चा चाहेगा वो उसको, अगर बच्चा चाह रहा है कि उसको अभी मैथ्स नहीं पढ़ना है तो ठीक है, अभी मैथ्स पढ़ने का उसका मन नहीं है तो उसको, जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है ना उसको वो पढ़ाया है, क्योंकि अगर आप उसको मैथ्स पढ़ाने लग जाएंगे वो फोर्सफुली पढ़ेगा, इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें बेनिफिट्स ऑफ सीसी, जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है, इसके बेनिफिट्स क्या है। एलिमिनेशन ऑफ चांस एंड सब्जेक्टिविटी, जो हमारे चांस एंड सब्जेक्टिविटी के जो वो होते थे वो एलिमिनेट हो गए। डी एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन की, जो मेमोराइज करते थे बच्चे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना रट दिया उतना ही ज़्यादा, मतलब एक फिक्स होता था कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर यही देना है जो आपने रटा हुआ है। लेकिन अब ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि जो आपके आइडियाज़ जितने भी उसमें आप उसमें लिखो। बेसिकली फॉरन में क्या होता है कि अपना, अगर आपने सपोज गूगल से भी देखा ना, गूगल अगर आपने कहीं से सर्च इंजन से सर्च किया है, जब सर्च किसी भी वेबसाइट से किसी बुक से आपने अगर असाइनमेंट बनाया तो आपको उसमें रेफरेंस देनी पड़ेगी कि मैंने जो ये आर्टिकल है यहाँ से पढ़ा है, वहाँ से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए प्रमोट किया जाता है, वरना उन पर मतलब अगर आपने कहीं से देखा और आपने उसको ऐसे ही लिख दिया, उसमें बिल्कुल कॉपी कर दिया, तो वो सही नहीं माना जाएगा उधर। वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा लिखने के लिए प्रमोट किया जाता है। इसमें क्या, यह है कंटिन्यूस इवेल्युएशन स्प्रेड ओवर द टोटल स्पेन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम। कंटिन्यूस इवेल्युएशन स्प्रेड ओवर द इंस्ट्रक्शनल टाइम। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल एंड मीनिंगफुल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव यूज बाय ऑल। जो हमारा, अगर सपोज आप इतना अच्छा कर रहे हो तो ऑफकोर्स रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी इफेक्टिव होगा। वाइडर यूज ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉर इम्प्रूवमेंट थ्रू डायग्नोसिस ऑफ रेमेडियल एनरिचमेंट प्रोग्राम। वाइडर यूज ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉर इम्प्रूवमेंट थ्रू डायग्नोस्टिक, बेसिकली क्या, हमने अपनी एक वाइड, अपने अलग अलग जो कहते हैं ना, अलग अलग टूल्स, अलग अलग अपनी मेथडोलॉजीज में अपनानी है किसी बच्चों को रेमेडियल डायग्नोस्टिक टीचिंग देने में लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इम्प्रूवमेंट इन द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। जो हमारा एक बेसिकली इनका जो हमारा इसके दौरान जो हो जाता है एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल उन्होंने कहा कि, और जो हमारा एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग कराने का जो हमारा सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड चेंज इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मेथडोलॉजी। इसमें क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड चेंज, जो डिजायर हमें चेंज चाहिए इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मेथडोलॉजी वो हम कर लेंगे, ठीक है। जो हमें मतलब अपनी क्लासरूम में जितने भी हमें किस तरह से पढ़ाना है वो सब चेंज करने में बहुत मतलब बेसिकली बेनिफिट है इसी चीज़ का इसमें, कि ऑन आइडियाज़ पे इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। अगर आप अपने आइडियाज़, बेसिकली तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है, तुम्हें उससे कैसे शो करना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। फोर्थ नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पीपल परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशेंसी। बेसिकली इन्होंने क्या कि हमें मार्क्स देने के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी मतलब जितने भी आप पास आउट हो, आपकी 10th मार्कशीट में क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 मार्क्स ही हो जाए, और आपकी जो मार्क्स भी आएंगे वो CGPA में आएंगे, CGPA 8.4 9.2 ना, ये ऐसे आपके मार्क्स आए होंगे, ठीक है। आपकी जो CGPA आएगी, मार्क्स आएगी, तो ये सब क्या है, CC के अंडर हुआ है, ठीक है, कि आपको मार्क्स ना देख के ग्रेड दिए जाए, और आपको बेसिकली आपको होलिस्टिकली उसमें एवेलुएट किया जाए। आपने देखा होगा आपके ऊपर एकेडमिक आपकी चीज़ें लिख दी जाती हैं, यहाँ पे आपका एक मतलब छोटा सा बना देंगे बॉक्स, और नीचे आपको पूरा उसमें वो देंगे कि ये बच्चा, इसका बिहेवियर कैसा था, आपको अलग अलग सारी चीज़ें उसमें ग्रेड मिले रहेंगे, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या हुआ है, तुम्हारा होलिस्टिकली उसमें एवेल्युएशन हुआ है। व्हाट इज इवेल्युएशन, बेसिकली अब इवेल्युएशन तो हमारा होलिस्टिकली, अब है क्या इवेल्युएशन, ये देख लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट। बेसिकली इसमें क्या है कि हमने एक स्टूडेंट या एक लर्नर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, रिपोर्ट किया, है ना। बेसिकली एक प्रोसेस है, मतलब उसको जज करने का, है ना। नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, स्किल, इंटेंशन एंड अदर बिहेवियर रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है। बेसिकली आपको, अगर आपको एक काम दिया जाए, आपको एक टास्क दिया जाए,
उसके रिगार्डिंग आपकी क्या नॉलेज है, आपका क्या बिहेवियर है ना, वो सब चीज़ें उसमें क्या इवेलुएट की जाती है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। हमारे जो इवेल्युएशन है वो दो तरीके से होते हैं। फॉर्मेटिव जो हमने अभी उसमें पढ़ा था पिछली वीडियो में, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो हमारा फॉर्मेटिव होता है टर्म वाइज एंड समेटिव होते हैं ईयर एंड वाले, ठीक है, जो एक साल में 2 बार ही होते हैं। अब फॉर्मेटिव वैल्यूएशन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम पिछले पिछले बार पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें है डेफिनेशन है जो इवेल्युएशन है फॉर्मेटिव इसकी। इवेल्युएशन टेकन एट वेरिंग इंटरवल थ्रू आउट द कोर्स to provide information and feedback that will help improve the quality of students learning and the quality of the course itself। इन्होंने क्या किया कि जो इवेल्युएशन है उसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो हर आपके उसमें चेंज होता रहता है, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों को आपको क्या करना है, जज करना है, वहाँ पे आपको इवेलुएट करना है। तो ठीक है, इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो हमारा जो जो एक जो इंटरवल है जो हमारा वेरी होता रहता है, जो हमारा एक तरीके हैं वो वेरी होते रहते हैं। बेसिकली गोल क्या है इसमें, टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक that can be used by instructors to improve their teaching by students to improve their learning। बेसिकली हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है टर्म वाइज है कि हमारा 1 महीने में हो गया, 15 दिन में हो गया, ये ऐसे वाले हमारे फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को भी पता चलता है कि मेरी कहाँ कमी है, और टीचर को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि मेरे टीचिंग मेथड में क्या कमी है। तो बेसिकली इसमें दोनों को ही अपना इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो ये मतलब गोल तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि दोनों को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू सबमिट 1 और 2 सेंटेंस आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट ऑफ द लेक्चर। बेसिकली आपने एक लेक्चर पढ़ा दिया, इसमें पूरी क्लास हो गई, तो उसमें क्या होता है कि आप पूरी क्लास हो जाने के बाद आप बच्चों से एक मतलब कौन सा रिकेपिटुलेशन वाला साइकिल लगता हो ना, कि बच्चों से आप क्वेश्चन पूछते हो वो वाला, ठीक है। तो बच्चे उसमें आपको फीडबैक देते हैं कुछ ना कुछ, तो आप जब उसमें पता लगा लेते हो कि मेरा यहाँ पे कितना कंटेंट मैंने डिलीवर कर दिया, कितना मेरा सही गया, कितना नहीं गया, ठीक है। तो बेसिकली टीचर को अपनी उसकी पता चल गया ना। नेक्स्ट हमारा समेटिव एवेल्युएशन, इसकी डेफिनेशन है, एवेल्युएशन टेकन बाय द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द यूनिट और द सेमेस्टर टू डेमोन्स्ट्रेट द सम ऑफ व्हाट दे हैव एंड व्हाट दे हैव नॉट लर्न। बेसिकली जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो क्या है, हमारा क्या होता है कि समेटिव एक जो ईयर एंड वाले एस से होते हैं ना, SC1 SC2, वो हमारे समेटिव असेसमेंट में आता है, समेटिव इवेल्युएशन में। या तो हमारे क्या होता है, ये यूनिट के बाद होता है या किसी सेमेस्टर के बाद होता है, ठीक है। बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज के बाद जो हमारा होता है वो समेटिव होता है, ठीक है। इसमें पता चलता था कि हमने पूरे जो हमारा एक सेमेस्टर था या हमारे यूनिट थे, हमने इसमें कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। इसके गोल क्या है, टू एवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग। बेसिकली इसमें क्या कि अगर हमने एक यूनिट पूरा पढ़ लिया है तो उसके बाद उसमें टीचर को पता चल जाता है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हमने इसमें कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। एक अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। बेसिकली ये कहीं ना कहीं मतलब एक पूरा उसमें सिलेबस आता है, पूरा एक यूनिट आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें ड्रॉबैक से भी लग जाता है बच्चों को। असेसिंग मार्क और अ ग्रेड ऑफ फाइनल एग्जाम। बेसिकली एग्जाम्पल क्या है, अब आपने उसको टॉपिक वाइज देखा था F1 को, कि आपने एक क्लास पढ़ी, उसके बाद आपने उसको फीडबैक दिए थे, बेसिकली आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। लेकिन समेटिव का जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने फाइनल ईयर एग्जाम दिए, कि आप जो फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं उसमें आपका समेटिव असेसमेंट होता है पूरा, मतलब जितना भी आपने आज पूरी क्लास में पूरे आज तक पढ़ा है उसका आपका असेसमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा समेटिव एवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव। जो समेटिव एवेल्युएशन हमने किया उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू समराइज द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनलाइज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गैदर्ड एट डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। यह टू समराइज द ग्रोथ इन स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, मतलब जो बच्चे ने पूरी साल में जो कार्य किया है, मतलब जितना भी उसने परफॉर्म किया उसकी ग्रोथ में हमें डिफरेंस पता चलना कि फर्स्ट पिछली क्लास में कैसा था और इस क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर उस सबको उसमें इन्वॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू चेक वेदर द प्रोग्रेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज रिटेन्ड और नॉट। बेसिकली जो हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चा अगर सपोज हमने फॉर्मेटिव में उसने अच्छा कर लिया
ठीक है, तो अब हम उसका समेटिव ले रहे हैं, तो हम उसमें ये भी कर पाएंगे ना कि फॉर्मेटिव ने अगर उसमें इतना स्कोर किया, अगर समेटिव ने उसमें इतना स्कोर किया, तो कहीं ना कहीं कमी आई है। अगर उसने समेटिव में इतना स्कोर किया इससे फॉर्मेटिव से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उसमें बढ़त हुई है। तो बेसिकली हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक इंटरवल में कि मतलब बच्चा ऐसा था तो कैसे हो रहा है। बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं कि अगर बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, तो हाँ कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव किया, तो बेसिकली उसका जो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी अगर उसने कम अचीव किया। थर्ड पॉइंट इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है समेटिव एवेल्युएशन का, ये है टू डिसाइड एंड चेंज द प्लान ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय रीट्रांसपोजिशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। कि बेसिकली एक ईयर एंड प्रोग्राम है जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इन्होंने क्या है कि टू डिसाइड द चेंज ऑफ प्लान ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब एक तुम्हारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तुम बेसिकली उसको पूरा जो आपका सिस्टम था उसको एक उससे असेसमेंट कर रहे हो। तो बेसिकली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको डिसाइड भी करना पड़ता है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ में, है ना। उसको एक आपको रिफॉर्म करने की आपको टाइम मिल जाता है इसमें। टूल्स ऑफ इवेल्यूशन क्या होते हैं, बेसिकली आपको इवेल्यूएट करना है, इसके टूल क्या क्या है। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन डे टू डे ऑब्जर्वेशन होती रहती है। अगर सपोज टीचर्स भी देखते रहते, अब हमारे साथ क्या होता था कि अगर मतलब आपने कुछ कर दिया, अब बेटा फॉर्मेटिव तो मेरे हाथ नहीं है, मैं वो रखूँगा, मतलब 5-5 नंबर के लिए टीचर डराते रहते थे। आपका डे टू डे ऑब्जर्वेशन उसमें चलता रहता है। ओरल वर्क जैसे क्वेश्चन आंसर, लाउड रीडिंग जो आप पढ़ते हो, डायलॉग कन्वर्सेशन, रोल प्ले, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप चलते आपका बेसिकली स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती रहती है जिसमें आपका एक बेसिकली ओरल वर्क देखते हैं उसमें। ठीक है, आपका वहाँ पे देखो आपका डे टू डे ऑब्जर्वेशन देखा, आपका कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएशन हो रहा है। तो आपने ओरल वर्क देखा, प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपेरिमेंटेशन आपकी देखी जाएगी इसमें कि आपने सपोज आपकी लैब है, साइंस लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, लैंग्वेज लैब है, आपका फील्ड वर्क है बेसिकली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कि आप किस तरह से चीज़ों को कर पा रहे हो। एक्टिविटी जैसे इसमें आ जाएगा, एक्टिविटी में आएगा इंडिविजुअल, ग्रुप और सेल्फ स्टडी, कि मतलब बच्चा पढ़ाई को लेकर कितना अटेंटिव है। प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा, फिर टेस्ट आ जाएंगे, इनफॉर्मल स्मॉल ड्यूरेशन टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट, एंड बेसिकली जो भी तुम्हारे टेस्ट आ जाएंगे उसमें देखो, अब देख लो ना तुम क्या मतलब एक ओवरऑल तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है होमवर्क, होमवर्क एंड क्लास वर्क, इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इजी, रिपोर्ट, स्टोरी, लेटर, डायलॉग, एक्सप्रेसिंग एंड इमेजिनेशन एक्सेट्रा। बेसिकली होमवर्क या क्लास वर्क में तुम्हारे ये ऐसी इस तरह की एक्टिविटी मिलेगी, जैसे आपको आपको दे दिया ऐसे लिखने के लिए दे दिया, ठीक है, रिपोर्ट लिखने के लिए दे दी, एक स्टोरी बनाने के लिए दे दिया, आपको इमेज दे दी और उसकी स्टोरी बनाओ। बेसिकली छोटे छोटे टास्क आपको बीच बीच में दिए जाते हैं, बेसिकली उससे आपका वैल्यूएशन होता रहता है कि हाँ बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। अदर है इसमें सेल्फ वैल्यूएशन, पीयर ग्रुप वैल्यूएशन, सेल्फ डिस्कशन या टीचर्स डिस्कशन भी, ठीक है, ये है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो हमारा अब बेसिकली एवेल्यूशन करने के भी सिस्टम, न्यू एवेल्यूशन सिस्टम जो आया, इसमें आपका एसए और एफए को अलग अलग कर दिया बेसिकली। अब आपने एफए तो आपकी क्लास के बाद या एक महीने बाद ही होते थे। अब फॉर्मेटिव जो इवेल्यूएशन है ये क्या है, बस सपोज जून टू अक्टूबर आपको करना है इवेल्यूएट, ठीक है, जून से अक्टूबर गया आप, है ना, तो आपको इसमें 5 पैरामीटर दिए जाएंगे, आपको 8 पैरामीटर दिए जाएंगे। 8 पैरामीटर में से आपको कोई 5 सेलेक्ट करना है, और उसमें बच्चों को आपको देखना है कि बच्चा इस पैरामीटर में कितना अचीव कर रहा है। इस पैरामीटर में आपको 5 जगह, सपोज आप 5 में उन्होंने एकेडमिक दे दिया, एकेडमिक में आप टिक लगाओगे कि बच्चे ने एकेडमिक में कौन सा ग्रेड हासिल किया, फिर आपको दे देंगे उसका जो आपका बिहेवियर है वो दे देंगे। बेसिकली ऐसे ही 8 पैरामीटर आपको मिलेंगे, आपको 8 में से 5 पैरामीटर उसमें लेने लेने और उसमें आपको बच्चों को लेबल करना है, मतलब बच्चों को आपको ग्रेडिंग करनी है उसमें, ठीक है। ये आपका क्या है, आपको फिर इसमें क्या कर देंगे, आपको ग्रेड सिस्टम दे, ग्रेड में बना के दे देंगे आपके मार्क्स इवेलुएट करके, और आपको नेक्स्ट क्लास के लिए बस A+ कि आप बहुत अच्छे हो, A, B+, C, आपको ऐसे ग्रेडिंग दे देंगे, ठीक है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन फॉर्मेटिव वैल्यूएशन बेसिकली जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है उसमें फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का किस तरह से रोल है। यूज मिनिमम 5 टूल पर सब्जेक्ट इन each सेमेस्टर फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट,
एंड मिनिमम 3 टूल्स फॉर आर्ट वर्क जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या इसमें पांच पांच टूल्स रखे हैं, पांच आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उनको आपको बेसिकली इसमें असेसमेंट करनी होगी आपको। नेक्स्ट है हमारा द यूजेज ऑफ टूल शुड बी स्पेस थ्रू द सेमेस्टर। जो आपके टूल्स हैं उनको मतलब एक पूरे जो आप इंटरवल में एक छोटे छोटे चीज़ों में बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, बच्चा पूर्णतः अपने टूल्स का इस्तेमाल कर लेगा। मतलब जितने भी आप स्कूल में बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उसका कम से ज़्यादा उपयोग कर पाएगा वो। The selection and weightage of each tool will depend upon the need of child and objective of each topic and subject। बेसिकली जो तुम सब्जेक्ट का इलेक्शन मतलब सिलेक्शन करोगे और वेटेज दोगे, उसी तरह से तुम्हारे जो टूल्स डिपेंड करते हैं ना। कि अब सपोज एक ऐसा आपका फिक्स कंटेंट ले लिया आपने, तो उसमें मतलब ये तो यह नहीं कि आप पूरा उसी कंटेंट की स्टोरी पे आप उसको पूरा ग्रेडिंग सिस्टम दे दूंगे। मतलब उसमें कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जाएंगे कि अगर बच्चा इतना अटेम्प्ट करता है तो उसको इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, एट लास्ट वन प्रोजेक्ट वर्क शुड बी कंडक्टेड इन द अकेडमिक ईयर इन एनी सब्जेक्ट। बेसिकली इसमें कुछ एक प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए थे कि अपनी कम्युनिटी में आप जाओ, वहाँ पे एक सर्वे करो, या बेसिकली किसी वर्क साइट पे जाओ, वहाँ पे आप सर्वे करो। ये आपको छोटे छोटे काम करने के लिए दे जाते हैं, जो मतलब बेसिकली उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं कहीं ना कहीं। एट लीस्ट वन यूनिट टेस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन पर सेमेस्टर शुड बी ऑर्गेनाइज इन ईच सब्जेक्ट। इन्होंने कही कम से कम एक यूनिट टेस्ट तो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक सेमेस्टर में लेना ही लेना है। नेक्स्ट कर रहे हम ये इनका जो है न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम। बेसिकली है कुछ नहीं है, वो आपका वो था हाफ ईयरली या फुल ईयरली आपको हो जाएगा, वही सिस्टम है। इसमें भी आपको ग्रेडिंग देंगे, कुछ इसमें नया नहीं जोड़ा इन्होंने। नेक्स्ट है फ्रॉम द समेटिव इवैल्यूएशन। जो समेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन टू बी कंटिन्यूड ए रिटन एंड ओरल एंड प्रैक्टिकल फॉर्म। इसमें तीनों आपकी चीज़ें जज की जाएंगी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सेमेस्टर। जो हमारा सेकंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर उसके एंडिंग पे लिया जाता है। ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी conducted at school level and class level jointly by teacher and the head। जो आपके मतलब आपके जो जितने भी ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे वो कंडक्टेड एट द क्लास और स्कूल लेवल किए जाएंगे। मतलब आप ये नहीं कि आपको किसी अदर साइट पे ले आएंगे, किसी अदर कंपटीशन में स्कूल में ले जाएंगे, नहीं, वो आपके स्कूल में ही कंडक्ट किए जाएंगे। ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट एक्सेप्ट वर्क एक्सपीरियंस आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। इनमें आपको बेसिकली ग्रेडिंग मिल जाएगी, आपको इसमें वो नहीं किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर नॉन इंग्लिश स्कूल्स इंग्लिश इज सब्जेक्ट इन स्टडी फर्स्ट टू एंड सेकेंड टू बी इवेल्यूटेड थ्रू ओरल प्रैक्टिस ओनली। जो नॉन इंग्लिश स्कूल है उनमें बच्चों से लिखावट पे उनको ज़्यादा जोर नहीं देना, उनमें क्या करना है कि बच्चों की जो ओरल स्किल है ना, कि बच्चा कैसे बोल रहा है इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के लेटर्स को, बेसिकली फर्स्ट टू सेकंड क्लास में उनको इसी पे मतलब उसी पे इनको असेस कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है देखो, वेटेज ऑफ समेटिव एवेल्युएशन क्लास फर्स्ट और सेकंड में बेसिकली इन पे तो आपको ज़्यादा लिखने का जोर देना ही नहीं है। रिटर्न इनका 20 मार्क्स का है और ओरल प्रैक्टिस इनका 10 मार्क्स का है। ठीक है, सेकंड थर्ड रिटर्न 30 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने ये डिवाइड किया कि कौन सा कितने मार्क्स है, कौन सा कितने मार्क्स है। ठीक है, अब इनकी बात आ गई हमारी क्वेश्चन पेपर की। जो समेटिव क्वेश्चन पेपर होगा ईयर एंड वाला, वो किस तरह से डिजाइन होगा। क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड एट द क्लास लेवल। बेसिकली जो हमारा ईयर एंड वाले पेपर होंगे, एसए वाले पेपर होंगे, उनका पेपर क्या होगा, क्लास लेवल पे ही डिज़ाइन किया जाएगा। डो नॉट यूज़ क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। कि आप कहीं से यानी कि आप सैम्पल पेपर बनवा के लिए और अपने बच्चों को कंडक्ट दे दिया बनवा के लिए, या कोई और एजेंसी मतलब जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं वहाँ से उसको उठा के आपको दे दिए, नहीं। आपका बेसिकली स्कूल लेवल पेपर होगा, स्कूल में पेपर होगा और स्कूल के स्टाफ ही बनाएंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईच टीचर शुड प्रिपेयर ऑन सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर को एक ही टीचर प्रिपेयर करेगा, जो
उसका सब्जेक्ट टीचर है। Each school should prepare question bank for each class and each subject to be used for practice, revision and evaluation। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आपको एक क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है कि जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर पाए और उसको पेपर के प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ भी कर पाए। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ इवेल्युएशन। जो इवेल्युएशन का ड्यूरेशन है कि उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा समेटिव इवेल्युएशन, एक्सेप्टेशन फॉर क्वेश्चंस, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर एज पॉसिबल। क्योंकि आपको ना ऑन आइडियाज ओरिजिनल क्रिएटिविटी पे बच्चों को ध्यान देना है। उसमें क्या कि आपको ओपन एंडेड उसमें क्वेश्चंस पूछने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विच डिमांड्स क्रिएटिव रिस्पॉन्स। आपको ऐसे क्वेश्चन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है कि जो बच्चे से क्रिएटिवली उनका रिस्पॉन्स पूछे, है ना। कि सपोज यानी कि आपने एक सिचुएशन दे दी कि उसको कैसे सॉल्व करें, उसमें देखना कि आपको उसमें कैसे, मतलब अगर आपने सिचुएशन दिया, क्वेश्चन दिया, आप उस तरह की इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे, या इस तरह की सिचुएशन कैसे इस क्वेश्चन को, सपोज आपने एक प्रैक्टिकल से एक एग्जांपल दे दिया कि एक बर्ड है, बर्ड को आप कैसे पकड़ोगे, कोई कहेगा मैं उसके पीछे भागूंगा, कोई कहेगा पिंजड़ा लगाऊंगा। सिंपल, मतलब अलग अलग आइडियाज़ बच्चे दे उसमें, ठीक है। ऐसे तरह से हमें करना है। नेक्स्ट है हमारा prepare question based on variety of objective like knowledge, application, understanding, skill, interest, appreciation, etc। इसमें क्या कि हमें क्वेश्चन पेपर को ऐसे डिज़ाइन करना है जिसमें पांचों चीज़ें जो हमारी चीज़ें, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी लाइक नॉलेज चेक हो जाए, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन चेक हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन चेक हो जाए, स्किल उसमें चेक किया जा सके, इंटरेस्ट चेक किया जा सके एंड एप्रिसिएशन भी चेक किया जा सके। बेसिकली ये कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है। इनमें कहा कि आपको पांचों ये जितने भी आपकी जो पैरामीटर है, इस तरह पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोट लर्निंग एंड मैकेनिकल रिप्लाई शुड नॉट बी एनकरेज। बेसिकली जिसमें आपको क्या, आपको रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनकरेज नहीं करना। बेसिकली आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देने जिसमें बच्चे खुद के आइडियाज़ उसमें दे आपको। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंस्ट्रक्शन फॉर सुमेटिव इवैल्यूएशन, है ना। जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, जो उसके लिए ऐसे तुम्हारा ऐसे है, उसके लिए इसकी क्या इंस्ट्रक्शन है। इट शुड बी डन इन फॉर्म ऑफ रिटर्न और ओरल प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ ईच टर्म। बेसिकली तुम्हारा अगर आपका सेशन एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, आपका अभी मान लो आपका मार्च का महीना चल रहा है कि आपका जो सेशन होगा एक्सपायर होगा, जो आपका पेपर हो सकता है वो क्या रिटन एंड ओरल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड एट द क्लास एंड स्कूल लेवल जॉइंटली बाय टीचर एंड द हेड। जो हमारे हेड या टीचर होंगे वो इनको कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और स्कूल लेवल पे होगा। इवेल्यूएशन शुड बी डन एट क्लास लेवल ओनली। जो हमारा इवेल्यूएशन होगा वो क्लास लेवल पे ही होगा। क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी शुड नॉट बी यूज्ड। बेसिकली जो एक्सटर्नल एजेंसी क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करेगी वो यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको ना खुद का जो जिस टीचर ने कंटेंट को पढ़ाया है, जिस चैप्टर को पढ़ाया है, वही टीचर उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करेगा या क्वेश्चन पेपर बनाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड नॉट बी यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली। आपको बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करना है कि बच्चे उसमें मतलब कहीं ना कहीं समझे कि हाँ मुझे कर हो सकता है कि आपको नॉलेज चेक कर लेनी है उसमें, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, स्किल्स उसमें आपको एप्रिसिएशन, सारी चीज़ें उसमें आपको चेक कर लेनी है बच्चे की, ठीक है। और उसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेशन भी होनी चाहिए हमारे। अब ग्रेडिंग सिस्टम देखो, मैंने ग्रेडिंग सिस्टम की बात की ना, अभी इन्होंने क्या किया है, ये है अगर आपके 90% से 100, मतलब 90% से 100% के बीच में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो आपको A1 से कर देंगे, उसके बीच में A2 दे देंगे, A2 के बाद आपको B1, B2, ऐसे तरह से आपको ग्रेडिंग सिस्टम ही करते रहेंगे। तो ये हमारा CC के अंडर ही जो एक ग्रेडिंग सिस्टम का जो पैटर्न आता है ये CC के अंडर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा री एवेल्युएशन एंड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री गाइडेंस। Re-evaluation and extra supplementary guidance. Re-evaluation should be conducted for those who remain absent during the evaluation.
जब आप इवेल्युएशन कर रहे हो और कोई बच्चा है जो स्कूल में नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, री इवेल्युएशन आप कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको किसी को बिना इवेल्युएट करे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमारा, टीचर शुड एम एट हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू ऑब्टेन मिनिमम C2 ग्रेड। टीचर्स को इतना एफर्ट लगाना है, इतना एफर्ट लगाना है कि कम से कम बच्चा जो एक है वो C2 ग्रेड के नीचे तो कम से कम ऑब्टेन ना करे। It will be compulsory for teacher and school to provide extra guidance and coaching to children who score grade D और below। बेसिकली हमने बोला कि C2 जो हमारा ग्रेड है उसके नीचे तो कम ना जाए ना बच्चे। अगर जो जा रहा है, जो भी बच्चा C2 के नीचे ग्रेड हासिल कर रहा है, वो टीचर्स की और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कम से कम C तक तो लाए। मतलब उसको एक पासिंग मार्क्स जिन्हें कहते हैं ना, C2 एक पासिंग मार्क्स तक लाए, या उसके ऊपर ले जाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की है, स्टाफ की है, ठीक है। अंडर एनी सर्कमस्टांसिस नो चाइल्ड शुड बी डिटेन्ड इन द सेम क्लास। इन्होंने जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसकी बात को मानते हुए इन्होंने कहा कि कोई भी चाइल्ड को डिटेन नहीं किया जाएगा, मतलब फेल नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री गाइडेंस, स्टूडेंट्स लैगिंग बिहाइंड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव शुड बी provided with extra supporting guidance from time to time in case of formative evaluation after the summative evaluation at the end of each term also। बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर बच्चा लैगिंग कर रहा है कहीं, मतलब उसको नहीं हो पा रहा है उससे, तो उसमें क्या होगा कि आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में बच्चों को एक्स्ट्रा गाइडेंस दोगे, एक्स्ट्रा उसको वो करने के लिए कहेंगे, ठीक है। आप ही पढ़ाओगे उसको, बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल्स और गाइडेंस के लिए क्या हो सकता है, प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर वीकनेस एंड शॉर्ट फॉल्स, मतलब जहाँ बच्चे की वीकनेस है उसके लिए आप उसकी चेकलिस्ट बना सकते हो, उन पर फोकस करने के लिए। आपने देख लिया कि हाँ ये कमी है, बेसिकली डायग्नोस्ट कर लिया आपने। अब आप कुछ लिस्ट बना, कुछ चीज़ें लिख लेंगे कि अब बच्चा इसमें सही नहीं कर पा रहा, तो आप उसी पे फोकस करेंगे सही से। आइडेंटिफाई एंड फाइंड रीज़न फॉर द सेम, बेसिकली आपने देखा कि क्या कमी है, वो कमी का कारण क्या है, उसके आपके रीज़न फाइंड करोगे। यूज़ ग्रुप वर्क मेथड लर्निंग, बेसिकली अब ग्रुप वर्क मेथड में क्या होगा, अब देखेंगे बच्चे, जो बच्चे की कमी है उस कमी को सुधारने वाले ग्रुप में उसको बच्चों को आप डालेंगे, ठीक है। मेक टीम ग्रुप फॉर सिमिलर डिफिशियंसी, मतलब आप बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको कैटेगराइज कर देंगे, अलग अलग छांट लेंगे खुद ही, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। नो एबिलिटी ट्रैकिंग, है ना, आपको बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनको आप असेस कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो आपको खुद ही टीचर का काम है, ठीक है। डिज़ाइनिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच ग्रुप, उस ग्रुप के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग मेथड आपको डिज़ाइन करने। क्रिएट इंटरेस्ट यूजिंग इनोवेटिव टीचिंग एड, जो आपके टीचिंग एड है उनके थ्रू आपको इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप करना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है। यूज़ अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, बच्चों को आपको ऐसे अट्रैक्ट करना है कि उनकी मोस्टली मतलब मैक्सिमम अटेंडेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हो, ठीक है, और आगे आगे परफॉर्म करने के लिए बच्चे आगे आने के लिए रहें, ठीक है। फाइंड टैलेंट इन अदर एरियाज, अगर बच्चा उस रीडिंग मतलब टीचिंग फील्ड में अच्छा नहीं कर रहा है, आप अच्छा मतलब एक थ्योरी, एक रोटर मेमोरी या बुक किस लैंग्वेज को अच्छे नहीं समझ पा रहा, तो बच्चों को आप टैलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। गिव अपॉर्चुनिटी टू शो डिस्प्ले, मतलब बच्चों को प्रेजेंटेबल बनाएंगे, उनको जो बेसिकली उनके स्किल्स इन्हेंस करेंगे और उनको प्रेजेंट करने का भी मौका देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। एनकरेज गिव इम्पोर्टेंस रेस्पेक्ट, मतलब बच्चों को एनकरेज करेंगे, उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी जो थॉट्स हैं उनको वैल्यू देंगे, आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्शन अप्लाई एक्टिविटी बेस्ड ऑन टीचिंग, जो हमारी अप्लाई एक्शन और एक्टिविटी है वो क्या होगी, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होगी। स्ट्रेटेजी फॉर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री गाइडेंस ये हमने कर लिया है। ये जो टीचर्स के लिए है, बेसिकली जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है कि आपको बेसिकली बच्चे के इसमें लिखने हैं। ये क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, स्टूडेंट प्रोग्रेस इज टू बी नोटेड एंड रिकॉर्डेड इन इट्स सब्जेक्ट इन बोथ द सेमेस्टर सेपरेटली। अगर आपने हाफ ईयरली फुल ईयरली आपने एसेज लिए दो, तो आप उसमें अलग अलग तरह से बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको नोट करेंगे। यूज द एटलीस्ट 2 पेज इन ईच सब्जेक्ट फॉर ईच सेमेस्टर, बेसिकली आपको अलग अलग उसमें आपको उनकी डिटेल्स फिल करनी है। वाइल नोटिंग द प्रोग्रेस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कीप इन माइंड द टूल एंड टेक्निक्स यूज, जब आप बच्चों को असेसमेंट कर रहे हो उनको
रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी डिटेल्स को। बेसिकली आपको देखना है कि आपने टीचिंग में मतलब उनको असिस्ट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया है ना। तो प्रिसेयर एंड मेंशन द रिमार्केबल प्रोग्रेस मेड बाय द स्टूडेंट्स, बेसिकली उनको प्रिसाइज करना है, उनको उनको बताना है कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, वो किया, तो बच्चे उससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो आगे और फर्दर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट टू ओवरकम द डिफिकल्टी एंड द लर्निंग स्केप शॉर्टफॉल्स by complying and analyzing the remark and using extra supplementary guidance like joint guidance, group work, individual guidance, असाइनमेंट एंड रिवीजन एक्सेट्रा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आप बच्चों को जो जितने भी डिफिकल्टीज आ रही है उसको शॉर्ट फॉल्स आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों मतलब एक ऐसी गैप आ रहा है जो बच्चे जंप नहीं कर पा रहे, उसमें आप टीचर एज अ टीचर हेल्प करेंगे। उसमें आपको उसमें क्या कर सकते हो, आप उसको गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है, ग्रुप वर्क करने के लिए कह सकते हो, और इंडिविजुअल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट आ रहा सम पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स। ये क्या है, ये है यू कैन राइट लेन द आंसर वेल, दिस इज गुड थिंग, एवरीवन शुड डू इट, डू दैट, लुक एवरीवन। हाँ, बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें आपको कुछ ऐसे रिमार्क देंगे कि आप बेसिकली अगर कोई बहुत अच्छा करके लाया, देखो इसने कितना अच्छा काम किया, तो आप भी ऐसा करो। इसमें कुछ ऐसे रिमार्क देगी कि बच्चा उस कॉपी को देख के अरे वाह इसने बहुत अच्छा किया, उसमें उसको करने के लिए आप प्रेरित हो बच्चा। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो आपको अगर सीसी थोड़ा भी समझ आया हो या आपको उससे कुछ हेल्प मिली हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आज की वीडियो का